हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम वीडियोस में हर दिन उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और उसी में एक बड़ा टॉपिक है जो उत्तराखंड की नदियों का अपवाह तंत्र से जुड़ा है, जिसमें हर एग्ज़ाम में और ख़ास तौर से इस वाले एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर आएंगे और एक एक प्रश्न ही उस कट ऑफ को क्लियर करने में हमारी मदद करेंगे। तो इसलिए हम उत्तराखंड के जो नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं उनको बारी बारी से तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने उत्तराखंड के अपवाह तंत्र के पीछे की जो कॉन्सेप्ट हैं उसको देखा, एक जनरल आइडिया लिया कि उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, मध्यवर्ती कौन सी नदी है और जो छोटी बड़ी नदियां हैं उनको भी देखा गया और पूर्वी हिस्से में जिसको काली नदी कहते हैं उसको भी हमने देखा। तो ये जनरल आइडिया लिया था। फिर दूसरे वीडियो में हमने यमुना नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, जो कि दोनों नदियां मिलकर गंगा का तंत्र बनाती हैं, उसको देखा। अब हम इस तीसरे वीडियो में कुछ अन्य नदियां देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली नदी है जिसको हमें देखना है वो है, उससे पहले हमें ये समझना है कि जिस नदी की बात हो रही है वो है पश्चिम रामगंगा, और इसी तरीके से एक और नदी होती है जिसको पूर्वी रामगंगा कहा जाता है। तो ये जो दो नदियां हैं इनके बीच में कभी कभी अंतर करना आसान नहीं रह पाता है, इसलिए इनको हम पश्चिम और पूर्वी रामगंगा कहते हैं। पश्चिम रामगंगा जो है वो उत्तराखंड में जो पश्चिमी हिस्सा है, ख़ास तौर से जो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर ये दिखती है और तराई के रीजन तक जाती है, मैदानी ज़िलों में जाती है। तो ये पूर्वी हिस्से में प्रवाहित होती है, इसलिए पूर्वी रामगंगा है। ये हमारी पश्चिमी रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और इसका अपना स्वतंत्र या मुख्य नदी तंत्र है और ये पौड़ी वाले रीजन में प्रवाहित होती है मुख्यतः ये नदी जो है। वैसे तो ये रामगंगा नदी है, ये कॉर्बेट वाली रीजन में प्रवाहित होती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जो रीजन है वहाँ उससे होकर ये नदी गुजरती है। वही पूर्वी रामगंगा उतनी प्रमुख नदी नहीं है, ये काली नदी की सहायक नदी है। तो ये हमें देखना है कि ये हमारी पूर्वी रामगंगा जो है वो काली नदी की सहायक नदी है और जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है वो अपने आप में गंगा की सहायक नदी है और ये स्वतंत्र नदी तंत्र है और इसी को हमें डिटेल में देखना होगा। जब हम काली नदी पढ़ेंगे तो उसकी एक सहायक नदी के रूप में थोड़ा बहुत हम पूर्वी रामगंगा को देख लेंगे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो पश्चिमी रामगंगा है वो एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और ये मिलती कहाँ पर है? कन्नौज में। तो अभी हम नदियों में इंडिविजुअली जो देख रहे हैं उसमें पश्चिमी रामगंगा देखेंगे। उसमें हमने सबसे पहले थोड़ा सा एक अंतर समझने की कोशिश की पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा के बीच में। अब हम सीधे देखेंगे इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नदी है पश्चिमी रामगंगा नदी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम जब किसी भी नदी के मार्ग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें उस नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से वो नदी निकलती है, उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है
और इस नदी को भी हम उसी रूप में पढ़ेंगे। फिर वो अपने प्रवाह मार्ग में नदी कैसे निचले स्थल तक आती है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख लें पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर होगा पश्चिमी रामगंगा जो है वो उत्तराखंड के पामीर कहे जाने वाले दूधातोली पर्वत श्रेणी से ये पश्चिमी रामगंगा निकलती है। इसके अलावा 4 अन्य नदियां भी निकलती हैं। अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में उन 4 अन्य नदियों के नाम ज़रूर लिखे। तो और पढ़ाया भी जा चुका है। तो उत्तराखंड के पामीर से मतलब दूधातोली पर्वत श्रेणी से पश्चिमी रामगंगा निकलती है। ये दूधातोली हमारी अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के रीजन में फैली हुई है, लेकिन ये जो नदी है वो अल्मोड़ा और पौड़ी के रीजन से बाहर आते हुए आगे निकलती है। और यहाँ पर जो स्थान पड़ता है जहाँ से नदी निकलती है उसको कहते हैं चोल खाल दार रीजन। तो ये चोल खालदार नामक जगह से ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और अल्मोड़ा के महाल चौड़ से ये नदी आगे बढ़ते हुए देवाल तक पहुंचती है। तो अल्मोड़ा के महाल चौड़ से नदी आगे बढ़ते हुए देवाल तक पहुंचती है। महाल चौड़ से देवाल तक का ये जो पूरा रीजन है ये इस नदी का महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि यहीं पर इसकी कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें आकर जुड़ती हैं। उसी में एक सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं गगास नदी। ये जो गगास नदी है वो यहाँ पर एक जगह पड़ती है भिकियासैंण, वहाँ पर हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी में मिलती है। तो ये अल्मोड़ा का रीजन होगा और वहाँ पर महाल चौड़ से देवाल के बीच में एक जगह है भिकियासैंण जहाँ पर गगास नदी आपस में मिलती है। फिर ये नदी यहाँ से पौड़ी वाले रीजन में एंटर होगी और वहाँ पर लोहाड़ चौड़ स्थान पर एक अन्य नदी है जिसको कहते हैं मंडाल नदी। इस मंडाल नदी का संगम होता है हमारे पश्चिमी रामगंगा नदी से। फिर ये नदी और आगे चलती है और इसमें एक स्थान पर एक अन्य नदी आके जुड़ती है इसी पौड़ी वाले के रीजन में, जो उसका निचला रीजन है वहाँ पर, और उस नदी को हम कहते हैं वीनो नदी। तो वीनो नदी भी इसकी एक सहायक नदी है, मंडाल नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। तो वीनो नदी का भी संगम होता है हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी में। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पौड़ी गढ़वाल का रीजन है, जो निचला रीजन है, वहाँ पर एक डैम भी पाया जाता है और महत्वपूर्ण डैम है जो पश्चिमी रामगंगा नदी पर है, जिसको हम कहते हैं कालागढ़ डैम। तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं कालागढ़ डैम, हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। फिर उसके बाद हमारी जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद इस नदी में एक अन्य सहायक नदी मिलती है जो कि उत्तराखंड की ही नदी है और उसको कहते हैं हम खोह नदी। तो यहाँ तक हमने देखा कि दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलने के बाद जो पश्चिमी रामगंगा है वो एक बड़े उत्तराखंड के रीजन को पार करते हुए आगे बढ़ती है। और इससे पहले वाले एक टॉपिक भी हमने देखा है अभी
कि यही नदी जो है वो अल्मोड़ा के रीजन को पार करते हुए जब पौड़ी के रीजन में पहुंचती है तो उसमें कुछ अन्य नदियां इसमें जुड़ती हैं, जैसे मंडाल नदी है, वीनो नदी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये नदी जो है वो कॉर्बेट के क्षेत्र से गुजरती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारी नदी है वो कॉर्बेट के क्षेत्र से गुजरती है। कॉर्बेट के क्षेत्र से गुजरने वाली जो नदी है वो पश्चिमी रामगंगा है, वो पूर्वी रामगंगा नहीं है, वो पश्चिमी रामगंगा है जो कॉर्बेट के रीजन से गुजरती है। कालागढ़ डैम है। उत्तर प्रदेश से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो हम देखेंगे कि इसमें एक अन्य सहायक नदी आके जुड़ती है जिसको खो नदी कहते हैं। खो नदी अपने आप में दो नदियों का संगम है, एक है लंगूरगाड और दूसरा सिलगाड। इन दो नदियों का जो संगम होता है वो होता है दुगड्डा, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। दुगड्डा के प्लेस में ये दोनों नदियां आपस में जुड़ती हैं और फिर खो नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश में जो बिजनौर का रीजन है वहाँ जाकर ये नदी आपस में जुड़ जाती है हमारे पश्चिमी रामगंगा से, और फिर मुरादाबाद से होते हुए ये नदी और आगे बढ़ेगी और जाकर हमारी जो गंगा नदी है उसमें इसका, ये हमारी गंगा नदी है उसमें हमारी ये नदी जुड़ेगी और ये स्थल जो होगा वो कन्नौज का रीजन होगा। तो दूधातोली पर्वत से लेकर गंगा नदी में मिलने तक ये कुल मिलाकर 155 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये है इस नदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो याद होने चाहिए। हमने इसका पूरा डायग्राम, पूरा फ्लो जो है वो देखने की कोशिश करी। तो इसको हम एक बार फिर से समझेंगे कि हमारी जो ये नदी है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के पामीर के दूधातोली, जिसको हम कहा जाता है, दूधातोली के चोलखालदार से ये नदी निकलती है। फिर ये अल्मोड़ा के रीजन में इसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अल्मोड़ा में ये महालचौड़ और देवाल तक प्रवाहित होती है। इसी के बीच में एक भिक्यासेन है जो कि जहाँ पर गगास नदी आकर इस पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। फिर वहाँ से ये नदी आगे चलती है और पौड़ी गढ़वाल के रीजन में लोहाड़ चौड़ में उसमें मंडाल नदी आती है। फिर पौड़ी गढ़वाल के ही अन्य हिस्सों में जो हमारा वीनो नदी है वो आकर जुड़ेगी। उससे नीचे यहाँ पर इसमें कालागढ़ डैम जो है वो पौड़ी गढ़वाल में निर्मित हुआ है, वो इसमें हम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद वो नदी है हमारी, वो उत्तर प्रदेश के रीजन में चली जाएगी और उसी में हमें खो नदी भी आकर इसी उत्तर प्रदेश के रीजन में हमारे पश्चिमी रामगंगा में मिलते हुए दिखेगी। खो नदी अपने आप में एक नदी तंत्र है, उपतंत्र है, जो कि लंगूरगाड और सिलगाड नाम की दो नदियों के मिलने से बना हुआ है और इन दोनों नदियों के संगम पर दुगड्डा है। फिर आगे हम देखेंगे कि उत्तराखंड के पामीर से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा कन्नौज में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने ये वाली भी नदी पूरी कर ली। अब हम कुछ अन्य नदियाँ भी देखते हैं। देखिए, आगे नदियों को समझने से पहले हम ये देख लें कि अगर हम उत्तराखंड के मैप को ड्रॉ करें
तो ये उत्तराखंड का मैप है और इस उत्तराखंड के मैप में अभी तक हमने जितनी नदियों को देख लिया है उसका अगर हम एक खाका खींचें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमने सबसे पहले इस रीजन में हमारी जो यमुना नदी प्रवाहित हो रही थी और निकल जा रही थी हमारे राज्य से, उसको हमने देखा, यमुना नदी को हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये भी देखा, ये हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर है। फिर हमने इसी यहीं से जो गंगोत्री ग्लेशियर है और दूसरी तरफ जो सतोपंथ ग्लेशियर है उससे जो अलकनंदा और यहाँ पर देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का एक भागीरथी नदी है और दूसरी हमारी अलकनंदा नदी है। ये यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से हमारी गंगा के रूप में ये नदी निकलती है और फिर ये हमारी उत्तर प्रदेश के रीजन में चली जाती है। तो यहाँ हमने गंगा नदी को देख लिया। इसके अलावा हमने ये जो हमारी दूधातोली पर्वत श्रेणी है उस दूधातोली पर्वत श्रेणी में हमने यहाँ पर एक और नदी को निकलते देखा जो कि कालागढ़ वाले रीजन से निकलकर बाहर चली जा रही है और इसको हम कहते हैं रामगंगा नदी। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तराखंड में नदी के तंत्र जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसमें हमने अब छोटी छोटी नदियों को भी देखना शुरू करेंगे। अभी तक हमने इतनी नदियों को देख लिया, यमुना नदी उपतंत्र देख लिया, गंगा नदी उपतंत्र देख लिया और रामगंगा नदी का एक तंत्र हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम कुछ अन्य छोटी नदियाँ देखेंगे और सबसे बाद में हम देखेंगे कि हमारा कुछ नदी जो होगी, जो महत्वपूर्ण नदी होगी वो क्या होगी। तो अब हम देखते हैं इसी मैप में छोटा सा हम देखा जाएगा कि हमारे पास एक अन्य नदी है जो है कोसी नदी, जो कि इसी रामगंगा की सहायक नदी है, उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कोसी नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो कोसी नदी हमारी कौसानी के धार से निकलती है। तो कोसी नदी कौसानी के धार से निकलती है और ये अल्मोड़ा और पौड़ी और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों को, अल्मोड़ा, पौड़ी और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ हम ये देखेंगे कि ये तकरीबन हमारी ये जो कौन से ज़िलों से गुजरती है, तो ये अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर ज़िले को पार करते हुए बढ़ती है और उत्तराखंड में ये सुल्तानपुर पट्टी से आगे की तरफ उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये कोसी नदी है जो कि कौसानी के धार से निकलेगी और आगे की तरफ जाकर ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। अब अगर हम ये देखें कि इसकी अवस्थिति कहाँ होगी, तो इसकी अवस्थिति मुख्य रूप से ये रीजन हम माने तो यहाँ से ये नदी निकलेगी और इसके समानांतर होते हुए ये रामगंगा में जुड़ जाएगी। तो ये हमारी कोसी नदी है और बिल्कुल रामगंगा के समानांतर ये प्रवाहित होती है। इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है उत्तराखंड में और ये उत्तर प्रदेश में जाकर इसी रामगंगा नदी में मिल जाती है। अब इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो जो कोसी नदी है उसकी सहायक नदियां हमें जो देखने को मिलती हैं, जो कोसी की सहायक नदियां हैं वो एक है
यहाँ लिखा जा सकता है देवगाड और सुमालीगाड। ये दो नदियाँ कोसी की प्रमुख नदी हैं और यही कोसी आगे रामगंगा नदी में जाकर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने कोसी को भी देखा। इसको हम धान का कटोरा कहते हैं। ये रामनगर वाले रीजन में प्रवाहित होती है। तो ये हम देख रहे हैं कोसी नदी, जो उत्तराखंड की कोसी नदी है उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारियाँ ली। अब हम देखेंगे कुछ अन्य नदियाँ। तो अभी तक हमने जो बड़ी नदियाँ हैं उसमें यमुना, गंगा और रामगंगा और इसके साथ साथ कोसी नदी को देख लिया। अब देखेंगे इसमें कुछ छोटी नदियां हैं जो कि लगातार एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और उनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखें, एक क्रम पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा रीजन है, ये हमारा नैनीताल का रीजन है और यहाँ पर अधिकतर जो स्थल हैं वो पहाड़ पानी और गर्म पानी वाला जो रीजन है, वहाँ से लगातार नदियाँ निकलती हैं, छोटी बड़ी निकलती हैं। उसमें एक नदी है, ये इसको हम कहते हैं दाबका नदी, जो कि यहाँ पर पड़ता है हमारा बाजपुर। वहाँ से उत्तराखंड से बाहर निकलती है, पहाड़ पानी वाले रीजन से निकलती है। एक और अन्य नदी है जो कि बाकरा नदी कहलाती है और ये नदी जो उत्तराखंड के रीजन से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं, इसी बाजपुर से पूरब की दिशा में खानपुर रीजन, वहाँ से उत्तराखंड से बाहर होती है। तो ये दो नदियाँ हमने देखी, दाबका नदी और बाकरा नदी। अब हम एक अन्य नदी देखेंगे जो महत्वपूर्ण नदी है, जो इसके पूरब में ही पड़ती है। इसको हम कहेंगे गोला नदी और इससे आगे हम देखेंगे तो ये हमारा नंधौर नदी का रीजन होगा, उसको देखेंगे। फिर हम यहाँ से हम एक अन्य नदी को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण नदी है, जिसको हम कहेंगे काली नदी। तो काली नदी का अपना एक तंत्र होगा, उसको देखेंगे। उससे पहले हमने दाबका नदी के बारे में यहाँ पर इसी मैप में थोड़ा सा देख लिया, बाकरा नदी के बारे में देख लिया। दाबका नदी जो है, ये अगर हम समझने की कोशिश करें इस वाले रीजन में, तो दाबका नदी और उससे पूर्व में बाकरा नदी है, फिर गोला नदी है और फिर नंधौर नदी है। और अगर हम रामगंगा से शुरू करेंगे तो रामगंगा, कोसी, दाबका, बाकरा, गोला नदी और नंधौर नदी। तो ये हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अब हम इसको थोड़ा लॉन्ग में समझेंगे तो ये हम समझ सकते हैं कि ये हमारी दाबका नदी है, जिससे पूरब में हमारी कोसी नदी प्रवाहित हो रही है, पश्चिम में हमारी कोसी नदी प्रवाहित हो रही है और उससे पश्चिम में हमारी रामगंगा प्रवाहित हो रही है। दाबका नदी जो है वो बाजपुर वाले रीजन से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। कोसी नदी जो है वो हम देखेंगे तो हमारा जो रीजन है अधिकतर रामनगर से आगे की तरफ, वहाँ से वो प्रवाहित होती है रामनगर। और इससे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर कालागढ़ वाला जो रीजन है वहाँ से ये नदी बाहर होती है। अब हम और पूरब की तरफ चलेंगे तो एक नदी आएगी बाकरा नदी। इन सब का जो उद्गम है वो हम नैनीताल लगा देंगे,
नैनीताल का रीजन होगा पहाड़ पानी का। तो बाकरा नदी यहाँ से हमारी चली जाती है। उससे आगे हम देखेंगे तो हमारी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम कहते हैं कुमाऊं की महत्वपूर्ण नदी गोला नदी, जिसको स्थानीय तौर पर गार्गी नदी भी कहते हैं। ये नदी हमारा उत्तराखंड के किच्छा के रीजन से राज्य से बाहर चली जाती है। फिर ये नदी जो है आगे जाकर यहाँ से जो रामगंगा नदी आ रही है उसी में जाकर जुड़ जाती है। तो ये हम देखेंगे और फिर रामगंगा हमारी जो है आगे गंगा में जाकर जुड़ती है। तो ये गोला नदी और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे जो हमने देखे। तो यहाँ तक हमने जो नदियों का समानांतर क्रम है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रीजन में देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे और पूरब में कौन सी नदियाँ हमें दिखलाई देती हैं। तो अगर पूरब में देखें तो इसके बाद मुख्य रूप से जो नदी दिखाई देगी वो है गोला नदी के पूरब में एक नदी है देहुआ नदी। तो यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण उतनी नदी नहीं है, इसको हम ऐसे ही दिखा देंगे। ये है देहुआ नदी। जैसा कि हमने देखा कि उत्तराखंड के रीजन में हमें कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ देखने को मिलती हैं, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है। तो देहुआ नदी हो गई। अब हम एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि नैनीताल से निकलती है और ये हमारा नानक सागर है जो कि उधम सिंह नगर में है, इसमें जाकर जुड़ती है और इस नदी को कहते हैं नंधौर नदी। ये नंधौर नदी ही है जो शिवालिक के रीजन को काटकर भाबर और फिर तराई के रीजन तक जाती है। वैसे तो बाकी नदियाँ भी हैं लेकिन इसको हमें स्पेशली देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हम देखेंगे कि नैनीताल में जो चोरगलिया रीजन है वहाँ पर एक नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 2012 में बनी है और उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर ये नदी आगे बढ़ती है। तो जिस तरीके से रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाहर की तरफ निकलती है, मैदानी इलाकों में होकर गुजरती है, रामनगर वाले रीजन में प्रवाहित होती है, उसी तरीके से नंधौर नदी नैनीताल के रीजन से बाहर निकलते हुए तराई और भाबर के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 2012 में बनी है, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें से ये बाहर की तरफ जाती है। तो ये हमने कुछ नदियों का क्रम था, छोटी बड़ी नदियों का, जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उसको हमने देख लिया। हमें बस इसकी पोजीशनिंग देखनी है कि ये नदी कहाँ से बनती है और कहाँ को निकलती है। अब हम तीसरी नदी देखेंगे। और हमारी इस नदी तंत्र की अंतिम नदी होगी तो देखें हमने अब हमारी जो अंतिम नदी है वो है काली नदी। तो यहाँ देखें काली नदी के बारे में हमने थोड़ा बहुत अपना जो भौगोलिक परिचय का पहला वीडियो था उसमें देखा था, जब हमने उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है उसको समझा था। अब हम उसी नदी के विभिन्न नदी तंत्रों को देखेंगे और समझेंगे। तो हम अगर देखें तो हमारी जो नदी है वो यहाँ पर एक ट्रांस हिमालय की एक पर्वत चोटी है जिसको कहते हैं जैक्सर श्रेणी। उस जैक्सर श्रेणी से ये नदी निकलती है और विभिन्न धाराओं के रूप में निकलती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था।
इसकी कुछ धाराएं पश्चिम की तरफ हैं, कुछ पूरब की तरफ हैं, और फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और इसी को हमें देखना होगा। तो ये हमारी काली नदी है, जो कि काला पानी का जो रीजन है यहाँ पर, वहाँ से ये नदी निकलती है काला पानी वाले रीजन से। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है, हमने ये देख रखा है, लिपुलेख दर्रा भी है। वहाँ से ये नदी निकलती है, लिम्पियाधुरा जैसे ये स्थल के बारे में हमने पढ़ा है। फिर इस नदी में जो पहली इसकी प्रमुख सहायक नदी है, उसका अपना एक नदी तंत्र है, उसको हमें देखना होगा, और वो नदी है कुंठी यांगटी नदी। कुंठी यांगटी नदी जो कि इसी जैक्सर श्रेणी से होकर गुजरती है और आकर हमारी जो काली नदी है उसमें जुड़ जाती है। इसमें दो इसकी सहायक नदियां हैं, एक को कहते हैं संगचुमना नदी और दूसरा है थामला नदी, थुमका या थामला नदी। तो ये कुंठी यांगटी नदी की दो सहायक नदियां हैं जो कि कुंठी यांगटी नदी को निर्मित करती हैं, उनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो नदी है वो आगे की तरफ बढ़ती है, और उसमें इसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारा कुंठी यांगटी नदी है, और उसमें हम थामला और संगचुमना जुड़ रही है। एक और नदी है निरकुट नदी, वो भी इसमें जुड़ती है, और यहाँ पर आकर ये काली नदी में ये दोनों नदियाँ जुड़ जाती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारी एक अन्य नदी है जिसको हम कहते हैं, जो हमने अलकनंदा तंत्र पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक हमारी पश्चिमी धौली गंगा है, तो पूर्वी धौली गंगा भी होगी। तो वही पूर्वी धौली गंगा यहाँ हमें देखने को मिलती है, ये पूर्वी धौली गंगा है, और ये पूर्वी धौली गंगा ही जो काली नदी है उसकी भी एक प्रमुख सहायक नदी है। और पूर्वी धौली गंगा जो है ये इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हमें देखने को मिलेंगी। उसमें से जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा ये हम देखेंगे, ये गोवान खाना नामक स्थान से ये नदी निकलती है। इस समय लिस्सर, दारमा, नान दारमा जैसी नदियां आकर इससे जुड़ती हैं। तो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं लिस्सर, दारमा, नान दारमा। ये सारी हमारी धौली गंगा नहीं, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं। पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं जिनको हमने पढ़ रखा है वो हम साफ समझ सकते हैं, वो ऋषि गंगा हो गई, ऐसी नदियां जो कि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी होगी। तो अब हम देखेंगे हमारी नदी जो है वो अब आगे बढ़ेगी, और इसमें अगली जो नदी है, क्योंकि ये है नदी हमारी पूर्वी धौली गंगा है, और इस पे प्रश्न हो सकता है कि नदी मिलती कहाँ है। तो ये नदी मिलती है खेला नामक स्थान पर। तो खेला नामक स्थान पर जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली नदी में आकर मिल जाती है। अब हम उससे आगे देखेंगे तो हमारी एक अन्य नदी है जिसको हम कहते हैं, ये हमारी काली नदी आगे बढ़ रही है, और एक अन्य नदी है जिसको हम कहते हैं, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और इस नदी को कहते हैं गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी है जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं जो इससे आकर जुड़ती हैं, जैसे कि रमल गाड,
एक प्रमुख सहायक नदी है गौरी गंगा की, जो कि गौरी गंगा जो कि हमने देख रहे हैं, जो मिलम ग्लेशियर से निकल रही है उसमें आकर जुड़ जाती है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमने रमलगाड एक उदाहरण देख लिया इसमें नदी का, उसके अलावा एक अन्य सहायक नदी है मदकानी, वो भी इस रीजन से गुजरती है और यहाँ पर ये नदी आकर मिलेगी और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण मेला भी लगता है और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है, जो कि काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, जिसको हम कहते हैं जौलजीबी मेला। तो ये गोरी और काली नदियाँ, जो दो नदियाँ हैं, उनके संगम पर लगता है। अब हम आगे देखेंगे तो हमारी नदी आगे बढ़ेगी और इसमें एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका अपना एक तंत्र है, जिसको हम कहते हैं सरयू नदी उपतंत्र, उसको हमें समझना है। तो यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कहते हैं सरमूल झंडी। ये सरमूल का जो स्थल है ये बागेश्वर जिले में है, वहाँ से ये सरयू नदी निकलती है और ये नदी आगे बढ़ते हुए हमारे पंचेश्वर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर आकर हमारी काली नदी में जुड़ जाती है। यहीं पर पंचेश्वर बांध बनाया जाना है और ये तकरीबन 6000 मेगावाट की क्षमता वाला हमारा डैम होगा। तो हमने काली नदी की एक अन्य सहायक नदी को देखा, वो सहायक नदी है हमारी सरयू नदी। और सरयू नदी का अपना एक उपतंत्र है जो प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे। तो सरयू नदी जो है वो सरमूल नामक स्थान से, जो बागेश्वर में पड़ता है, वहाँ से निकलती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती जाती है। इसकी भी हम सहायक नदियाँ देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी पहली सहायक नदी देखें तो ये नदी जो है, इसके किनारे कुछ स्थल दिखते हैं हमें। एक है बैजनाथ धाम, फिर बागेश्वर शहर जो है वो भी है, बागेश्वर नगर वो भी है, और यहीं पर एक अन्य नदी आती है यहाँ पर जो कि कहलाती है गोमती नदी। तो ये जो गोमती नदी है वो सरयू नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, तो वो जगह है बागेश्वर जहाँ पर ये गोमती नदी आकर मिलती है। फिर हमारी नदी नीचे की तरफ चलेगी और उसमें एक जगह है काकरी घाट, उसमें आकर एक अन्य नदी जुड़ती है जिसको कहते हैं पनार नदी। तो ये काकरी घाट वाले स्थान पर हमारे सरयू नदी से जुड़ेगी। उसके बाद ये नदी धीरे धीरे चंपावत वाले रीजन की तरफ आगे बढ़ने लगेगी और इसमें एक अन्य नदी है जो कि हम कहते हैं पूर्वी रामगंगा नदी। तो पूर्वी रामगंगा, जिसके बारे में इस वीडियो के शुरू में बताया गया था कि वो जो नदी है वो हमारी काली नदी के तंत्र के भीतर देखने को मिलेगी। तो वही है हमारी काली नदी का जो उपतंत्र है, उसमें वो नदी देखने को मिल रही है। तो ये जो पूर्वी रामगंगा नदी है वो आकर रामेश्वर तीर्थ नामक स्थान है, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे सरयू जो नदी उपतंत्र है उसमें आकर ये नदी जुड़ जाती है। और अगर हम पूर्वी रामगंगा को देखें तो ये नदी जैसे कि तो ये देखेंगे जैसे कि हमारी ये जो पूर्वी रामगंगा है ये पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो वही हमने यहाँ पर देखा कि पूर्वी रामगंगा पोटिंग ग्लेशियर से निकलने के बाद आगे बढ़ते हुए रामेश्वर तीर्थ में हमारी सरयू नदी से जुड़ती है। फिर हमारी नदी और आगे चलेगी और यही सरयू नदी जो है वो
आकर पंचेश्वर धाम में, पंचेश्वर बांध में जुड़ जाएगी। फिर एक नई नदी होगी जिसको हम कहेंगे, जो कि गजार नामक स्थान से निकलेगी और इस नदी का नाम होगा लाधिया नदी, जो कि काली नदी में चौका नामक स्थान पर जुड़ती है। तो इस तरीके से हमने अधिकांश नदियां देख ली। तो काली नदी में जुड़ने वाली जो अंतिम नदी है वो नदी कौन सी है, तो इस पूरे ग्राफ से हम समझ जाएंगे कि हमारी जो अंतिम नदी होगी, जो काली नदी की होगी, जो अंतिम तौर पर इसमें जुड़ेगी, वो नदी है लाधिया नदी। वो हमारी यहाँ पर नदी जो होगी वो लाधिया नदी होगी। और तो यहाँ जैक्सर श्रेणी से लेकर अंतिम पॉइंट जो है वो है चौका, जहाँ पर हमारी जो लाधिया नदी है वो जुड़ती है। तो प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है कि काली नदी में जुड़ने वाली जो अंतिम नदी है वो कौन सी है, तो वो हमारी यही वाली नदी है। तो पूर्वी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा के अंतर को देखा, पूर्वी रामगंगा हमारी काली नदी के तंत्र में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने ये पोर्शन पढ़ा। अब हमारी जो काली नदी है वो टनकपुर वाले रीजन में एंटर करेगी। यहाँ से ये नदी जो है वो टनकपुर वाले रीजन में एंटर करेगी और यहाँ पर इस नदी को हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। यहीं पर हमारा शारदा बैराज है। बैराज जो होते हैं वो नदी की दिशा को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये शारदा बैराज होगा, छोटा सा डैम नुमा संरचना, और उससे ही हमारी जो नदी है वो फिर यहाँ से पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का रीजन है उसमें एंटर कर जाती है। तो शारदा बैराज इसी शारदा नदी पर हमारे टनकपुर के रीजन में, जो बनबसा का रीजन है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरी नदी को समझा। ये नदी अपने आप में उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसकी हम लंबाई देखें उत्तराखंड में तो 252 किलोमीटर है। तो ये हमारी गंगा नदी तो महज हमारी 96 किलोमीटर उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, देवप्रयाग से हरिद्वार। लेकिन काली नदी जो है वो जैक्सर श्रेणी से निकलकर टनकपुर तक 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हम भागीरथी को देखें तो भागीरथी 205 किलोमीटर देवप्रयाग तक, गंगोत्री से देवप्रयाग तक आती है। और दूसरी तरफ जो अलकनंदा नदी है वो 195 किलोमीटर प्रवाहित होती है सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर देवप्रयाग तक। तो इस तरह से हम नदियों की लंबाई देख ली हमने। उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो हमारी काली नदी है, जो कि 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक बार हम इसको समअप करते हैं और ये समझते हैं कि जो काली नदी है वो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं जैक्सर पर्वत श्रेणी। वहाँ से ये नदी निकली है। तो जैक्सर पर्वत श्रेणी से ये नदी निकलती है। जैक्सर पर्वत श्रेणी से निकलने के बाद इसमें जो सबसे पहली नदी आकर जुड़ेगी वो है कुंठी यांगटी नदी, जो कि संगचुमना और थामला नदी और निरकुट नदी इसकी सहायक नदियां इसमें अपना जल डालेंगी और वो फिर नदी आगे बढ़ेगी और फिर काली नदी में जुड़ेगी। फिर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो पूर्वी धौली गंगा इसमें आकर जुड़ेगी। पूर्वी धौली गंगा गोवान खाना से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, और लिस्सर और दारमा, नान दारमा जैसी कुछ सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। फिर धौली गंगा खेला नामक स्थान पर हमारी काली नदी से जुड़ जाती है। आगे की तरफ गोरी नदी जो कि पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलती है, वो हमारे जौलजीबी नामक स्थान में आकर काली नदी से जुड़ेंगी। इसकी सहायक नदियां हम देख रहे हैं। अब एक
अलग सा नदी उपतंत्र हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़े हैं कि वो हमारी सरयू नदी है। सरयू नदी सरमूल से निकलेगी, उसकी सहायक में गोमती हो गया नदी। इसके अलावा पनार नदी हो गई। इसके अलावा हमारा पूर्वी रामगंगा नदी हो गई, जो रामेश्वर तीर्थ में आकर हमारे इस हिस्से में जुड़ती है। और फिर वो सरयू नदी जो है वो आगे की तरफ जाकर पंचेश्वर बांध में जुड़ जाती है। फिर आगे हम देख रहे हैं लाधिया नदी, और फिर वो किस तरीके से कहाँ पर हमारी काली नदी शारदा नदी में परिवर्तित हो जा रही है, उसको हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने काली नदी को देखा। काली नदी को हम श्याम नदी भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड की अपवित्र नदी भी मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने जो उत्तराखंड का जो अपवाह तंत्र है उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी जानकारियां समेट ली। तो इस तरीके से हमें अब इसी वीडियो को बार बार देखकर इन सारी चीज़ों को हमें ठीक से याद करना होगा और उनको समझना होगा। अब हम अपने इस टॉपिक को अंत कर रहे हैं और एक नए टॉपिक पर चलेंगे जो नदियों से ही जुड़ा है, लेकिन उसका नाम है उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं। तो हमें उस टॉपिक में सिर्फ जिला वाइज इन परियोजनाओं को देखना है, वो किस नदी पर हैं इनको देखना है और फिर आगे बढ़ जाना है। उससे पहले जिला वाइज इन नदी परियोजनाओं को देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये परियोजनाएं जो हैं वो क्या हैं। तो देखें, परंपरागत तौर पर जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कोयला जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनसे होता है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है जल विद्युत परियोजनाओं का, जिसका सामान्य सा जो उसके पीछे का विज्ञान है वो ये है कि जब तीव्र गति से जल की एक शाखा एक टरबाइन पर गिराई जाती है तो उस टरबाइन के घूमने से जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी जो जल की जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो वही एक सिंपल सा तरीका होता है, उसके पीछे का विज्ञान होता है। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हमें नहीं देखना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं टॉपिक हमारा तो ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है। उससे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसको और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो उत्तराखंड एक हमारा हिमालयी राज्य है। ये हम समझ रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्य है, और इस वजह से नदियों का हमने जो तंत्र देखा या संजाल देखा वो मदद करता है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो वो हमें मदद करता है हमारे इस राज्य को कि यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित हो सकें। अब इसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। जब हम उत्तराखंड में आपदाओं से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर इसके कुछ नुकसानों की चर्चा होगी। अभी हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई है 1 अप्रैल
2001 को। तो ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना है जो कि 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। और यही जो हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से संचालित करता है। इसके अलावा एक दूसरा है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना का भी सन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। अगर डेट देखें तो वो डेट थी 12 जुलाई। तो टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होंगी। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो उत्तराखंड में अगर हम जल विद्युत परियोजनाओं के इतिहास पर नज़र डालें तो उत्तराखंड में जो विशेषता है वो ये है कि भारत में जो पहली जल विद्युत परियोजना बनी थी वो मैसूर में बनी थी। लेकिन उत्तर भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो देहरादून के मसूरी में निर्मित हुई और उस परियोजना का नाम है गलोगी परियोजना। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 20वीं सदी की शुरुआत में ही उत्तराखंड के मसूरी में एक परियोजना है गलोगी परियोजना, उसका शिलान्यास हो चुका था। तो ये जो गलोगी परियोजना है ये मसूरी में स्थित है और ये उत्तर भारत की पहली परियोजना है, पहली जल विद्युत हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये उत्तर भारत की पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि निर्मित हो गया था। ये इसकी क्षमता देखेंगे तो मेगावाट में बहुत कम हुई है। इसने अपना विद्युत उत्पादन 1909 से शुरू कर दिया था। तो ये गलोगी परियोजना है, छोटी परियोजना थी, 3.5 मेगावाट की थी। और इसी परियोजना से जुड़ा एक चीज़ है कि यही परियोजना रेल लाइन जो उस समय देहरादून के रीजन में बिछाई जा रही थी, तो उसके पीछे का कारण यही था कि इसी परियोजना के लिए जो आवश्यक सामग्रियां थीं, टरबाइन था, दूसरे उपकरण थे, भारी उपकरण थे, उनको इस रीजन में ले जाने में मदद मिलती थी। तो ये हमने देखा कि हमारी ये एक परियोजना है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम दूसरी एक उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना देखेंगे जिसका नाम ही फेमस है और वो है उत्तराखंड की टिहरी बांध परियोजना। तो चूंकि उत्तराखंड जो है वो 2000 से पहले, सन 2000 से पहले
हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और जो हमारा उत्तराखंड है उसमें जो सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक शामिल है अभी तक, क्योंकि अभी पंचेश्वर बांध बना नहीं है, तो उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी परियोजनाओं में जो एक शामिल है उसमें एक परियोजना का नाम आता है जो है टिहरी बांध परियोजना। ये परियोजना सबसे पहले, क्योंकि उस समय योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग द्वारा 1972 में इसकी संस्तुति की गई। इससे कहा गया कि आप बनाएं इसको। फिर उस समय उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। 1978 से निर्माणाधीन हुआ ये, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सालों तक काम अटका रहा और इस वजह से फिर जाकर केंद्र सरकार ने इस योजना को अपने हाथों में लिया और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में कर दी। तो ये हमने यहाँ तक की चीज़ें देखी। तो ये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में हो गई थी और तभी से टिहरी डेवलपमेंट हाइड्रो कॉरपोरेशन इसको देख रहा है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें और इस परियोजना से संबंधित कुछ चीज़ों को देखें तो ये परियोजना अगर पूछा जाए कि किन किन राज्यों को मदद देगी, तो वो हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में ये परियोजना मददगार साबित होगी। तो अब अगर हम देखें ये परियोजना आखिर कितने मेगावाट की है, तो इसके मेगावाट को देखेंगे तो ये उत्तराखंड में 2400 मेगावाट की परियोजना है, जो कि मूलतः मात्र 600 मेगावाट की होती थी, जो बाद में 2400 मेगावाट की हो गई। इसमें जो एक रिजर्वायर है उसका अगर व्यास देखें तो 42 वर्ग किलोमीटर का है और इसको हम कहते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर। तो ये स्वामी राम तीर्थ सागर कहलाता है, 2400 मेगावाट का है। और अगर हमारा टिहरी डैम देखें तो ये एम्बैंकमेंट डैम है, जिसमें एक कोर है जो ठोस है और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो क्योंकि ये जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, वो केवल मिट्टी और कंकड़ से निर्मित है। इसको हम काफर डैम कहते हैं। तो ये हमने इसको समझ लिया। दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हैं हम कि टिहरी जो है वो भारत का और एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का, भारत का ही नहीं ये पूरे एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। दूसरी चीज, ये 4th हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड है और टिहरी में ये भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर अवस्थित है। तो ये हमने टिहरी बांध परियोजना से संबंधित कुछ चीज़ें देखी और उनको समझा।
इसके अलावा हम दो और देखेंगे। एक हमारा है पंचेश्वर डैम, जो कि अभी हम पंचेश्वर को हमने देखा, जो कि काली नदी पर है, और वो दूसरी तरफ से एक सरयू नदी आती है और उसी में आगे चलकर यहाँ पर ये डैम बना हुआ है। ये भारत तथा नेपाल के मध्य समझौते का परिणाम है। इससे एक शहर है जिसको हम कहते हैं झूला घाट, उसके डूबने की एक बात आ रही है कि झूला घाट को वहाँ से हटना होगा। झूला घाट जो एक कस्बा है वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं पंचेश्वर डैम के बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये अपने आप में तकरीबन 6000 मेगावाट की परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। तो इस तरीके का जो डैम बनता है, चाहे वो टिहरी डैम हो या पंचेश्वर डैम हो, उसका कुछ नकारात्मक पॉइंट भी होता है। तो सबसे बड़ा नकारात्मक चीज़ जो होती है वो पर्यावरण पर पड़ती है। जो मानव पुनर्वास की समस्याएं सामने आ जाती हैं, उनको हमें देखना होता है। और जो पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा कुछ आंदोलन भी शुरू होते हैं जिनको टैकल किया जाना चाहिए। तो खैर ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी हमारा पंचेश्वर डैम से संबंधित ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होगी। तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब जो हमारा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में जितना पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और उसमें हम मुख्य रूप से क्या करेंगे कि हम, क्योंकि वो छोटी बहुत परियोजनाएं हैं, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक तो विभिन्न तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि वो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, और कुछ हम उनके मेगावाट क्षमताओं को देखेंगे जो कि प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ठीक से रिवाइज़ करते रहिए, देखते रहिए और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।